हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल महानंदा स्टडीज़ में। MSD 16 टिप्पणियाँ। 1. महाश्वेता देवी की जीवन दृष्टि। उत्तर। महाश्वेता देवी ने शिक्षा प्राप्ति के दौरान ही लेखन कार्य आरंभ कर दिया था। उनको लेखन दृष्टि पारिवारिक संस्कार के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी, जो आगे चलकर सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई। महाश्वेता अपने लेखन और सृजनशीलता के प्रति कितनी और किस तरह से अग्रसर हैं, इस संबंध में उन्होंने इस प्रकार कहा है। अतीत में न झांक कर मैं भविष्य की तरफ बढ़ती रहूंगी। मुझे बढ़ते ही रहना है। बार बार मैं अपने को छोड़ के आगे बढ़ जाती हूँ। मुझे बढ़ना ही है। महाश्वेता देवी का पहला उपन्यास नटी 1957 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद उन्होंने लगातार अपना लेखन जारी रखा। इस तरह उनके अब तक 64 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। उनके इस असाधारण योगदान का मूल्यांकन करते हुए 1986 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया है। महाश्वेता देवी ने अपने लेखन दृष्टि के प्रति कुछ कहने के लिए किसी की चिंता न करते हुए स्वयं ही जो कुछ कहा है, उससे उनके लेखन का स्वरूप बहुत कुछ साफ साफ समझ में आ जाता है। अपनी सृजनशीलता की स्वीकृति के तौर पर उन्होंने ही इस प्रकार कहा है। 1. साधारण मानव जीवन और मनुष्य के प्रति शुरू से ही मेरा आग्रह रहा है। शुरू से ही मेरी लेखनी में वे आते रहे हैं। 2. बिना इतिहास के कुछ नहीं होता। राजवृंदों का इतिहास नहीं, बल्कि मैं जनसाधारण की दृष्टि से इतिहास को देखने की चेष्टा करती हूँ। 3. मैं अंतिम वाक्य तक मनुष्य के लिए बोलना चाहती हूँ। उन मनुष्य की बात जिनके सीने की हड्डी उभरी है, जो दुखी हैं, मेहनती हैं। बंगाल के गांव में अभी भी वे मनुष्य रहते हैं, जो खाली देह, जो सिर्फ एक लंगोटा पहने आज भी अपने कंधे पर हल उठाए खेत जोत रहे हैं। आदिकाल से यही एक चित्र हमारे सामने है। इसीलिए मेरे उपन्यासों में बार बार घूम फिर कर नाना आकृतियों, जातों और भाषाओं के मनुष्यों की बातें चली आती हैं। 4. आगे मैं ऐतिहासिक चरित्रों को लेकर लिखती थी। उनका तेज और साहसिकता मुझे इम्प्रेस करता था। आज मैं संग्रामी मनुष्यों की बात लिखती हूँ। उनके संग्राम को लिखती हूँ। 68-69 के बाद कि मेरी लेखनी में स्पष्ट रूप से इनका ही समावेश हुआ है। 5. निपीड़ित मनुष्य जो सीखा, स्वास्थ्य, पीने का पानी या जिंदा रहने का कोई न्यूनतम उपकार भी नहीं पा सका, उनके लिए छोटी छोटी लड़ाइयों, आंदोलनों, सरोकारों में मैं विश्वास करती हूँ। छोटे छोटे कार्यों की फल प्राप्ति उनके मध्य विजय की अनुभूति को पहुँचा देती है और इसके लिए मैं लड़ती रहती हूँ। उसके बाद नंबर 2, गुजराती उपन्यास का गांधी युग। उत्तर। गुजराती कवियों में आदि कवि के रूप में कविवर नरसिंह मेहता का समय 14वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 15वीं सदी के पूर्वार्ध तक माना जाता है। नरसिंह मेहता के पूर्व युग को विद्वानों ने रास रसा युग कहा है और इसे साहित्य के क्षेत्र में विकासोन्मुख युग माना गया है। हिंदी साहित्य की तरह गुजराती साहित्य का मध्यकाल भी पद्यात्मक रहा है। यह भी सच है कि गुजराती साहित्य का सारा मध्यकाल भक्ति काव्य की धारा से प्रवाहित रहा था। फलस्वरूप इस काल में भक्त कवि ही हुए, जिन्होंने अपने सुमधुर और सरल कंठ से भक्ति की कविताओं का न केवल गायन प्रस्तुत किया, अपितु उसे साहित्यिक गुणवत्ता भी प्रस्तुत की। नरसिंह मेहता, मीराबाई, रोतम, धीरा, अखा, प्रेमानंद आदि उल्लेखनीय कवि हैं। गुजराती साहित्यिक भाषा की प्रवर्तक के रूप में उद्भव भालन का समय स्वीकार किया जाता है। फिर भी यह पूरा सच नहीं है। ऐसा इसीलिए कि गुजराती भाषा के अध्ययन मनन के उपरांत यह कहा जा सकता है कि उसमें जो अपेक्षित सुधार उस समय हुआ, उसका श्रेय प्रेमानंद, अखा आदि भक्त कवियों को दिया जा सकता है। इस मध्यकालीन गुजराती भाषा साहित्य के कवियों में सबसे अंतिम प्रतिनिधि कवि दयाराम कहे जाते हैं। यह ध्यातव्य है कि उस समय हमारे देश में अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजी शासन का उत्तर काल आते आते गुजराती साहित्य का आधुनिक काल आरंभ होने लगा था।
कवि पर दलपत राम को जहाँ अंग्रेजी शिक्षा का सीधा लाभ नहीं मिला, वहीं नर्मद को मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना के कारण अंग्रेजी शिक्षा का लाभ प्राप्त हुआ। हिंदी साहित्य की तरह गुजराती साहित्य में भी सन 1820 के आसपास नवजागरण आया। इसे गुजराती सुधारक युग या नर्मद दलपत युग के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वह युग बड़ी ही डबाडोल परिस्थिति से गुजर रहा था। इससे उस समय को समाज में विचारधाराओं की एक रूपता नहीं थी, अपितु अनेक रूपता थी। कुछ नए विचारों का उदय हो रहा था, कुछ परंपरागत विचार अपनी जड़ें जमाए हुए थे। इसी प्रकार कुछ विचार भारतीय संस्कृति और सभ्यता के समर्थक थे, तो कुछ ऐसे उग्र विचार थे जो नए विचारों की दिशा में अपने प्रयास कर रहे थे। दुर्गाराम, नागिन दास, नृसिंहाचार्य, रणछोड़ गिरिधर आदि इसी विचारधारा के विचारक थे। चूंकि उस समय नवजागरण ने अपनी गति तेज कर दी, इससे नए नए और मुक्त विचारों के जो अंकुर निकलने लगे थे, उनसे साहित्य के नए नए रूप खिलने लगे। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, चरित्रात्मक साहित्य और समीक्षात्मक साहित्य का सन 1845 से 1885 तक बड़ी तेजी से चलन बढ़ा। इसे नर्मद युग कहा गया। नर्मद युग के बाद गुजराती साहित्य में जिस युग का दौर आरंभ हुआ, उसे पंडित युग कहा जाता है। यह युग सन 1886 से सन 1925 तक रहा। इससे पहले आए हुए सुधारक युग की विचारधारा इस युग में आकर दर्शन और चिंतन के रूप में आगे बढ़ने लगी। इसी प्रकार नर्मद युग की मंथनशीलता ने इस युग में आकर समन्वय का रूप धारण कर लिया। स्थूल और घटना प्रधान रचनात्मकता को छोड़कर इस युग की मनःस्थिति पूर्वापेक्ष कला, प्रेम, संस्कृति, अध्यात्म, जीवन, धर्म आदि विषयों के प्रति गंभीरता पूर्वक चिंतनशील हो गई। इस प्रकार के अनेक प्रतीकात्मक ग्रंथ भी लिखे गए। पंडित युग की अन्य उल्लेखनीय रचनाएं रामनभाई नीलकंठ लिखित भद्र नामक हास्य व्यंग्य प्रधान उपन्यास और राइनो पर्वत जैसे नाटक हैं। गांधी युग। गुजराती साहित्य में पंडित युग के बाद गांधी युग शुरू हुआ। इस युग ने जन जीवन की समस्याओं और सामाजिक बदलाव की ओर ध्यान देना शुरू किया। इसे गांधी युग के नाम से गुजराती साहित्य जाना जाता है। इसका समय सर्वसम्मति से सन 1920 के लगभग शुरू हुआ। माना गया है यूँ तो देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष सन 1905 में शुरू हो गया था, जो सन 1915 में महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में सफलतापूर्वक सत्याग्रह करके स्वदेश लौटने पर अधिक तेज हो गया। गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से प्रेरणा लेकर पूरे देश की यात्रा करके देश की दुर्दशा को आज़ाद कराने का दृढ़ संकल्प ले लिया। गांधी जी ने अनुभव किया कि पूरा भारत अंग्रेजी शासन से त्रस्त है। गांव में बेहद गरीबी है। अज्ञान, अंधविश्वास, अन्याय, शोषण आदि के चक्र तेजी से घूम रहे हैं। परस्पर भेदभाव, धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा आदि की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। देश की जनता अंग्रेजी शासन के बढ़ते हुए अत्याचार को जाने अनजाने सहन कर रही है। राष्ट्रीयता का कहीं कोई बोलबाला नहीं है। चारों ओर से राष्ट्रीय भावों की अपेक्षा होती जा रही है। वर्ण और समाज कई रूपों में बिखरने लगा है। इस प्रकार की राष्ट्रीय विपन्नता को गांधी जी ने बड़े ही निकट से देखा और समझा ही नहीं, अपितु उसे दूर करने के लिए बिल्कुल ही ठान लिया। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय व्यापी जन जागृति का विभाजन चलाने की आवश्यक महसूस की। उन्होंने यह अनुभव किया कि शोषण रहित समाज और राष्ट्र के लिए सर्वोदय की भावना सभी देशवासियों में जगानी होगी। इसकी रचना के लिए उनकी प्रबल इच्छा हुई। गाँव की गरीबी और अज्ञानता को दूर करने के लिए उन्होंने जन अभियान चलाया। इससे उनका प्रभाव बड़ी तेजी से पूरे देश पर पड़ने लगा। हरिजन आश्रम, साबरमती आश्रम आदि की स्थापना करने के साथ साथ अपने विचारों का प्रसार करने के लिए उन्होंने हरिजन बंधु, यंग इंडिया और नवजीवन जैसी पत्रिकाएं भी निकाली। गुजराती साहित्य की धारा को गतिशील बनाने वालों में कन्हैयालाल मुंशी का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने गुजरात नौनाथ, जय सोमनाथ आदि उपन्यास लिखे। इस उपन्यासों के पात्र बड़े ही प्रभावशाली हैं। गांधी जी से प्रभावित होकर ही पन्नालाल पटेल ने भी ग्रामीण परिवेश को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। गांधी युगीन साहित्य ने गुजराती साहित्य को बहुत हद तक प्रभावित किया। उस साहित्य की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं इस प्रकार हैं। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग में, मतलब टाइपिंग करने में, तो आप इसको प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करें। नंबर 1, देश प्रेम और प्रकृति की यथार्थ स्थिति का साहित्य, मानवता, समानता और समभाव का आदर्शमय साहित्य, ग्रामीण परिवेश का चित्रण करने वाला साहित्य, गांधी जीवन दर्शन, कार्य और प्रभाव का आलेखन करने वाला साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, कविता, आत्मकथा
आदि साहित्यिक विधाओं को प्रस्तुत करने वाला साहित्य। फ्रेंड्स, इस वीडियो में टाइपिंग करने में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गया है, प्लीज़ आप उसको इग्नोर करें और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मेरे साथ आपका धन्यवाद।